यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी में दिया गया अपेंडिक्स A2 और आप हेडिंग दे सकते हैं और एसआई प्रीफिक्स पढ़ा रहे हैं। हमारी हेडिंग है एसआई प्रीफिक्स। जैसे मिलीमीटर, मीटर के आगे मीटर एसआई यूनिट है, उसके आगे मिली लगा देते हैं तो मिली उसका प्रीफिक्स है, एसआई प्रीफिक्स। जितने अपेंडिक्स A2 में दिए हैं सारे तो काम के नहीं है, और जो काम के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इनमें से कुछ तो खैर पढ़ भी चुके हैं, फिर अब एक बार सिस्टमैटिकली इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एसआई प्रीफिक्स। यह है टेरा, किलो, ऐसा ही लिखो जैसा मैं लिख रहा हूँ, पेज पे ऐसा ही जाओ, एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करो। नहीं, सर वो आपने लास्ट में क्या लिखा है डेका के बाद? यस सर, दिख रहा है। देखा, पूरा दिख रहा है। यस सर, यस सर, दिख रहा है। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, फिर बेस। इसके नीचे सेंटी। सर ये हेक्टा है कि हेक्टो? हेक्टो है, हेक्टो। ओके सर। ये सब, ये P कैपिटल, G कैपिटल, M कैपिटल, K कैपिटल, H कैपिटल, D कैपिटल। फिर ये D स्मॉल, C स्मॉल, M स्मॉल, ये N स्मॉल, ये N स्मॉल और ये P स्मॉल। मैं केवल यही कुछ प्रीफिक्सेस आपको पढ़ाऊंगा। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, फिर बेस। बेस मतलब जैसे मीटर, एसआई यूनिट होती है ना, फिर 7 वाली, 7 बेस यूनिट्स, और उसकी जगह में जैसे मीटर, फिर मे बी किलो तो वहां आता ही। अच्छा चलो सर ग्राम, ग्राम लिख सकते ग्राम। हैं। हाँ, ग्राम लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं। किलोग्राम तो उन्होंने प्रीफिक्स यूज करके ही बताया है। लीटर लिख दिया वहां मैंने, इसको मैं बेस यूनिट कह रहा हूं। तो ये एक्चुअली पूरा ऐसे ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, पर वो पूरा एक पन्ने में नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, फिर बेस, फिर देसी, देसी, फिर सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, नैनो और पीको। नैनो और पीको और माइक्रो तो मैं आपको वैसे अधिकांश इसमें पढ़ा भी चुका हूँ सर, मोस्टली मैं पढ़ा ही चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसे याद करा देता हूँ। पूरा दिख रहा है आपको? एक्सक्यूज मी सर। जी यस सर, दिख सर रहा है। आपने ग्राम के बाद क्या लिखा है? इधर लिखा है लीटर। ओके सर। काफी यूजफुल है, आप इस पे बिल्कुल 4 स्टार दे दीजिए। अलग से इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, पर कन्वर्जन्स क्वेश्चंस के बीच में तो हमें यूज करने ही पड़ेंगे। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन्स करना ही पड़ेगा। कन्वर्जन्स तो थ्रू आउट all the chapters of 11 and all the chapters of 12 you will be requiring this in every chapter, every formula, every numerical you will be requiring conversions। और ये conversions अब हालांकि मोस्टली आप बचपन से करते आए हैं,
बट स्टिल मैं इन्हें डिस्कस करना चाहूंगा। टेरा, जब आप ऐसे यहाँ से टेरा से गीगा में जाते हैं ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, गीगा से मेगा में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 10 10 10 10 10 1000 1000 और ये 1000। सो पीको जो है वो माइक्रो माइक्रो ये है, पहले 1000 1000 1000 फिर 10 10 10, फिर ये पूरा ऐसे ही चला रहा है। डाउन द टेबल, इसके अंदर नहीं लिखना, अलग से लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, इसके नीचे लिख सकते हैं। डाउन द टेबल वी आर मूविंग into smaller units. So the answer increases. Just we have to multiply by the multiplying factor, by the conversion factor. ये multiply, पहले आपने ये लिख लिया, फिर ये 1000 1000 कुछ 10 10 10 ये सब लिख लिया, और नीचे ये लिख लीजिए कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप बड़ी से छोटी यूनिट में आ रहे हैं, और आप इस बात को 25 बार अपने आप से रिवाइज कर ही चुके होंगे कि छोटी यूनिट में आंसर बड़ा आता है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप इन चीजों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरह अगर आप उल्टा जाएंगे तो आप इन सारे फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ये भी अगली लाइन में लिख दीजिए, व्हेन वी गो अप द टेबल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बड़ी यूनिट में हम नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, ऊपर बड़ी यूनिट है, नीचे छोटी यूनिट है, ऊपर बड़ी यूनिट है, नीचे छोटी यूनिट है, ऊपर तो बड़ी यूनिट होगी, नीचे तो छोटी यूनिट होगी। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप छोटी यूनिट में आ रहे हैं, और जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ग्रोथ कर रहे हैं, आप बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। सर ये आपने सर्कल के अंदर क्या लिखा था? कौन सा सर्कल के अंदर? कन्वर्जन फैक्टर लिखा था आपने लास्ट लाइन में। मैंने ये लिखा था कि when you are going from top to bottom, when we are going down the table, then we are going into smaller units, and so we'll have to multiply by the conversion factor. ऐसा कुछ मैंने लिखा था, पूछ लीजिए, कुछ ना क्लियर हुआ हो तो और स्पष्ट पूछिए, साफ साफ। सर क्लियर है। हाँ, तो जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको बोलना चाहिए ना यार, यही बस आपकी तरीके गलत हैं। प्रॉपर इंटरेक्शन करिए अच्छे से, कंप्लीट खुल के और कंप्लीट इंटरेक्शन। जब आप ऊपर से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी, तो आंसर बड़ा लाने के लिए जितने भी ये फैक्टर्स लिखे हैं ये इन सबसे मल्टीप्लाई करिए। इसका ये मतलब है कि जो 1 गीगामीटर है, 1 गीगामीटर है वो 1000 टेरामीटर है। असली तो ये मेगामीटर को देखते हैं, मेगा को यहाँ जाना है मुझे, तो मेगा से किलो में जाऊंगा तो 1000, फिर 1000 into 10 यानी 10 to the power 4, फिर 10 to the power 5 और 10 to the power 6, तो 1 मेगा का मतलब है 10 to the power 6। 1 megameter is 10 to the power 6 meter and 1 millimeter is 10 to the power -3 meter। इनको ध्यान से लिख लो। मेगा से अगर मैं यहाँ आऊंगा बेस में तो 3 4 5 और ये 6 होगा, और मैं मिली से ऊपर जा रहा हूँ बेस में तो ए 1/10 1/10 1/10 उल्टा जा रहा हूँ ना, उल्टा जाने में 10 to the power माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि हम डिवाइड करते हैं।
तो आपको ये हमेशा ध्यान से देखना चाहिए कि ये कैपिटल एम लिखा है कि स्मॉल एम लिखा है, ये बात ध्यान से लिख दीजिए। सबसे ज्यादा गलती इन्हीं में होती है, मेगा में और मिली में गलती ज्यादा होती है। उन पे वार्निंग लिख दीजिए, 4 स्टार लगा दीजिए कि बी मोर केयरफुल अबाउट मेगा एंड मिली। मेगा और मिली के बारे में थोड़ा ज्यादा ही केयरफुल रहिए। ये ऊपर वाले सारे कैपिटल एम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और ये सारे छोटे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। आपको किसी से भी और से ज्यादा मतलब नहीं है, ये मेगा और मिली से ज्यादा मतलब है। ये क्लियर है ना आपको? यस सर। Yes, यस sir. सर। ये जो चैप्टर, ये जो पोर्शन अभी अब पढ़ रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का चैप्टर, वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लोग समझते नहीं है इसको, स्टूडेंट समझते नहीं है ना, टीचर समझते हैं, और ये चैप्टर तो छोड़ ही देते हैं कि ये तो आप खुद कर ही लोगे। हर चैप्टर में जिसमें भी ये डायमेंशनल अप्रोच थोड़ी प्रॉपर डेवलप हो गई ना, उसको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। Every question the student is benefited if this chapter is strong, each and every question. So this is certainly a very important chapter. असली चैप्टर, असली फिजिक्स का मजा तब आता है जब आप पढ़ते हैं ये कम से कम मोशन इन वन डायमेंशन का चैप्टर, तो आपको लगता है हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें तो आपको लगता है फिजिक्स पढ़ नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा आप बोर होने लगते हो, वो बहुत ही गलत है। टेक इट वेरी सीरियसली। This is certainly the most useful chapter. I may not say important. और हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में यार, इंपॉर्टेंट भी क्यों नहीं है। ये जो अभी पूरा चैप्टर बचा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, जो थोड़ा बहुत और बचा भी है, वो सब मिला लें तो 2 क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट भी है ये सर्टेनली। तो टेरा से अगर बेस में आना है ना आपको, यहाँ से यहाँ, तो क्या क्या रिलेशन आएगा? 1 टेरा मीटर इज इक्वल टू कितने मीटर आएगा? 1000 नहीं, टेरा से गीगा में ही आ जाएगा 1000। सर। इट Sir, विल बी 12, 1 by sir, 1000 1 Sir, by 10 1000 raised to power 12 10 raised to power 12। meter. और गलत देने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर आप चिल्ला के गलत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप परवाह मत Yes, करिए। sir. हाँ, टेरा से पहले यहाँ आएंगे, फिर 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 यहाँ आएंगे। ये 10 to the power 3 है, ये 10 to the power 6 है, 10 to the power 9 है, 10 to the power 10 है, ये 10 to the power 11 है, और ये 10 to the power 12 है। टेरा मीन्स 10 to the power 12। अब हम ये सिंबल्स का मीनिंग लिख सकते हैं। टेरा का मतलब होता है 10 to the power 12, गीगा का मतलब होता है 10 to the power 9, सब बेस के टर्म्स में। मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6, किलो का मतलब होता है 10 to the power 3। हेक्टो इंपॉर्टेंट नहीं है और डेका इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। डेसी भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। हाँ, सेंटी का मतलब होता है 10 to the power -2, मिली का मतलब होता है 10 to the power -3, माइक्रो को ऐसा लिखते हैं म्यू, इसका सिंबल है, इसका मतलब होता है ये 10 to the power -6, यहाँ -6, और फिर नैनो का मतलब होता है -9, -9, और पीको का मतलब होता है 10 to the power -2। -12. ये है असली चीज रिवाइज करने लायक, अगर आपको वो नहीं भी करना तो ये मैं 5 स्टार दे रहा हूँ। यही अपेंडिक्स A2 में उसने दिए भी हैं, देखो उसने यही वैल्यूज लिखी है ना, फैक्टर लिखा है, फैक्टर और प्रीफिक्स। यस तो सर। जो काम के फैक्टर हैं थोड़े बहुत उसने एक्स्ट्रा भी दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, यू नीड नॉट डू एवरीथिंग टू स्कोर 100% मार्क्स। 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के लिए आपको सब कुछ नहीं करना है, ब्लाइंडली टीचर को फॉलो करना है बस। यही केवल 5 स्टार देने हैं, यही काम के हैं। इनको कितनी बार रिवाइज करोगे ऋषभ आज? Sir, 20 times. शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही करना है बेटा। सारा खेल रिवीजन का है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आज तक के आपकी स्कूल लाइफ में आपका क्या परफॉर्मेंस है। जिनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो 11th में आके नीचे आ जाते हैं,
और जो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं वो 11th में आके ऊपर निकल जाते हैं, सारी कहानी बदल जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th के पहले अपनी पीक मेहनत की ही नहीं होती, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनमें कोई टैलेंट भी है या नहीं, मेहनत पूरी करते नहीं है, पर मार्क्स से तो थोड़ा थोड़ा उनके अंदर इंफीरियरिटी डेवलप हो जाती है कि यार मेरे तो नहीं आते। अब 11th में आके पूरी कहानी बदलने की दम हम रखते हैं। मंत्र एक ही है, 20 रिविजन। कुछ कोई सब 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 पैटर्न बदल जाएंगे इसमें। स्कूल टॉपर्स बहुत बार पीछे हो जाते हैं 11th-12th में आके। ये बस सब कुछ है, इस पे पूरी दम लगाइए और सबको आपस में ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। सबका बेस से जो कन्वर्जन फैक्टर है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपस में जो कन्वर्जन फैक्टर है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो तो एक पैटर्न बन रहा था। पहले 3 बार 1000 का, फिर 3 बार 10 का, फिर 3 बार 10 का, फिर 3 बार 1000 का पैटर्न बन रहा था, इसलिए मैंने उस तरह से पढ़ा दिया आपको। एनसीईआरटी से हम इतना ही थोड़ा बहुत डिविएट करेंगे, एक एक चीज केवल वही पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में होगी, उसमें इतनी चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देंगे बस। वो जरूर ऑप्शनल होगी, कर लें, कहीं कहीं हम बता देंगे यार कंपलसरी है, ये तो करना ही है, और वरना ये चीजें जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दी हैं वो ऑप्शनल है। पूरी तरह आपका स्कूल भी 100% कवर तो होगा ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको मैं याद कराता हूँ इस सीरीज को। इसको याद कराने का तरीका ये है, कुछ ऐसे ही जिंगल बना देता हूँ मैं कि हम आसमान की तरफ देख रहे हैं और भगवान से बात कर रहे हैं ताऊ ते के बारे में। तेरे गगन मेघा, ये भगवान या अल्लाह, तेरे गगन में बादल मेघा, और बादल आए तो फिर वो तूफान भी आया, कुछ ताऊ ते, हवा ववा भी आई, तो किला हिलता देखा। तेरे गगन मेघा, किला हिलता देखा, और फिर वो किला बेस में मिट्टी में मिल गया, साला बेस में गिर पड़ा, धराशायी हो गया। तेरे गगन मेघा, किला हिलता देखा, और बेस में मिल गया। और फिर पड़ताल की तो पता लगा उसमें देसी सीमेंट मिली थी, देसी सीमेंट मिली, देसी सीमेंट मिली। और जब पता लगा कि ये साले ने देसी सीमेंट मिलाया था, तो दुकानदार को गए माइरो नानो पीटो, मेरे नाना जी गए और उसको पीट पाट के वापस आ गए। ऐसा आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये इस टाइप के जिंगल में थ्रू आउट हमेशा जहां भी आप कहेंगे कि सर ये याद नहीं हो रहा, इस टाइप का कुछ देसी स्टाइल्स से मैं याद करा सकता हूँ उसको, जो आपको याद ना हो रहा, कुछ भी, एनीथिंग इन फिजिक्स। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें, लिख लेना चाहिए आपको। जिंगल बोल दीजिए इसको, निमोनिक मेमोरी एड, और लिख दीजिए तेरे गगन मेघा, किला हिलता देखा, बेस में मिल गया, देसी सीमेंट मिली, देसी सीमेंट मिली, देसी यानी लोकल मेड, इंपोर्टेड माल नहीं था, लोकल मेड था, देसी सीमेंट मिली, माइरो नानो पीटो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें जो काफी, इसको हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, इसको मैं याद करता हूँ जरा। माइक्रो को, नैनो को और पीको को। तो डिग्री ए कहाँ आएगा इसमें, माइक्रो और नैनो के बीच में कि नैनो और पीको के बीच में? सर नैनो और तो पीको नानो और के पीको बीच के में। बीच में। पीको के बीच में। हाँ, यहाँ डिग्री ए आएगा, तो ये तो 1000 हो जाएगा, और ये होगा ये 10 10 ये हो गया 100। ये। तो माइक्रो से अगर पीको जाना है तो 10 to the power 6, नैनो से अगर पीको जाना है तो 10 to the power 3, हम पढ़ ही चुके हैं। यस तो सर। उल्टा करना है, तो सर यही माइनस, ये तो और 5 स्टार वाली बात हो गई। डिग्री ए से नैनो और पीको को रिलेट करना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ठीक, बस ये कन्वर्जन्स के इस बारे में सब कुछ हो गया। ये एसआई प्रीफिक्स में नहीं आता, ये डिग्री के, इसलिए उस लिस्ट में नहीं पढ़ाया मैंने जहाँ एसआई प्रीफिक्स कहा गया। ये एक अलग ही यूनिट है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और लेटर ऑन बहुत ज्यादा यूज होगी आपसे केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में। ये एसआई प्रीफिक्स नहीं है, बट इट इज समथिंग वेरी वेरी इमेंसली यूजफुल, यू नो दैट प्रीटी वेल। और वाइवा में तो आपने आग ही लगा दी थी एक दूसरे की छील छील के, बहुत ही ज्यादा मजा आया था। तो इस बार तो और ज्यादा स्टफ रहेगा अब तो आपके पास। आप देखते हैं इस टेबल को कौन हैंडल कर पाता है। ठीक है, कन्वर्जन अब आपसे अपने आप बनते रहेंगे, अपने आप बनते रहेंगे। मैं 2-4 क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ आपको। मैं जैसे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ कि भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू x मिलीमीटर, x निकालना है आपको। Sir, 10 to the power 9 millimeter. किलो के लिए जो याद आता है वो लिख दो, और मिली के लिए जो याद आता है वो लिख दो। 10 to the power हाँ, 10 to the power 6 इसका सही जवाब है यार। ये क्या जबरदस्त सवाल है यार, कितना प्यारा सवाल है। पता नहीं आप इसको रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या पावरफुल चीज आपके हाथ लग गई है। इसे आप बचपन से यद्यपि करते आए हैं, बट नाउ योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई। आप वैसे भी इसे सही करते ही हैं, ये आपको आता है ऑलरेडी। अब आप आग लगा दोगे इस बार, इस संडे के वाइवा में ना, आप जान ले लोगे। और इसेंशियली कॉपी या बस उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बना के आप पूछ सकते हो। गाइड वाइड के कहीं कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं आपको। हुआ ये मजा आया कि नहीं इसमें? Yes, sir. यस किलो सर। का किलो हटा दिया, जो भी प्रीफिक्स हैं उन दोनों प्रीफिक्स को हटा दो, लिख दो रिमूव ईच प्रीफिक्स बाय इट्स रिस्पेक्टिव कन्वर्जन फैक्टर। रिमूव ईच प्रीफिक्स, किलो को भी हटा दो और मिली को भी हटा दो। अब तो तुम महाशक्तिशाली हो गए हो, आज तो बहुत पावरफुल हो गए हो ये चीज पढ़ने के बाद। अब तो कोई कन्वर्जन आ जाए तुम्हें, मजेदार। इसकी खूब खुद बना बना के प्रैक्टिस करो, खुद ही प्रैक्टिस करो। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू x किलोग्राम। पहली बात तो ये है कि आप बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर x जो है वो 10 के नेगेटिव पावर में आएगा। और बहुत जल्दी ना करें, स्टेप्स पूरे करें, ओरली ना करें। अनमोल ने इस क्वेश्चन को ओरली किया था, गलत हो गया था। लिख के करें और सब कुछ कैंसिल होते हुए देखें। बोलिए x की वैल्यू 10 to the power minus -9. हाँ, माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6, ये माइक्रो की जगह लिखिए x। और किलो, सर किलो की जगह लिखा 1000, ये ग्राम को ग्राम ही रहने दिया, ये ग्राम कट गया। और अब x की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर -6 अपॉन 1000, 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर 3। और जब भी ऊपर जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो 10 टू द पावर -6 -3। यहाँ भी कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी या अलग से आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी ही बात कर लें तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा, और नहीं तो आप अलग से मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लें। ये जो रीअरेंजमेंट है, हो सकता है देयर माइट बी सम इश्यूज विद समबडी, सो डोंट हेजिटेट। हमें ये क्लियर करना है ताकि फ्यूचर के लिए ये डाउट खत्म हो जाए। शर्माएंगे तो आप काफी समय तक इसका नुकसान भुगतते रहेंगे। 6 महीने बाद आप पूछेंगे तो और भी ज्यादा आपको तकलीफ होगी कि यार इतनी छोटी सी चीज मुझे नहीं आती। छोटी सी चीज जैसी कुछ नहीं होती, और इतने समझदार तो आप हो गए हैं कि आप अपने हक के लिए, या आपका हक है कि आपको जो नहीं आता वो आप पूछें। दिस इज योर राइट थिंग, यू आर पेइंग फॉर इट, दैट इज अ सिंपल रिलेशनशिप।
दैट्स इट। सर एक और क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ जरूर दे देते हैं। पहले इसमें आप ये लिख दीजिए कि वी आर गोइंग इनटू बिगर यूनिट, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू विल डिक्रीज। ये हमारा पहला ही थॉट अगर आ जाए शायद तो फायदा मिले कि हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। दिख तो रहा है माइक्रो से किलो में जा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल आप बनाओगे ना तो आपको बहुत तेजी से दिखने लगेगा ओरली। आपको पहले तो पता है कि हम बड़े में जा रहे हैं तो आंसर नेगेटिव पावर के साथ आएगा। फिर ये माइक्रो का आपको -6 पता ही है और किलो का आपको 10⁻³ पता ही है। अरे बहुत बहुत मजेदार चीज पढ़ लिया आपने। जो तुम्हें डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है ऐसी कोई चीज की अपन बात करते हैं जिसकी डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है, तो तुम भी कुछ सोच के बता दो। 1 nanometer is equal to x माइक्रोमीटर। इसमें क्या पूछना, चलो x गीगामीटर कर देते हैं। फिर से आप बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, टेबल में ऊपर आ रहे हैं, आप गगन का आसमान में जा रहे हैं, तेरे गगन गगन में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, पावर नेगेटिव आएगा। नैनो में 9 था। सर 10⁻⁻80। हाँ बहुत बड़े, शाबाश। ये था -9, नैनो खत्म हो गया, 1 तो है, नैनो की जगह मैंने ये लिखा है, मीटर को मीटर ही है। गीगा में मैं जरा कंफ्यूज जरूर हूँ, तो टेरा में 12 था, गीगा में ये आपको याद नहीं रहेगा, ये 9 था, ये 10⁻⁹ था, ये जरा याद रखना मुश्किल। तो x की वैल्यू आ जाएगी इनके कैंसिलेशन के बाद 10⁻⁹ ये ऊपर जाएगा तो पावर इसका चेंज हो जाएगा, तो 10⁻⁻18। अच्छा आंसर था। अब आप कहीं फंसने वाले ही नहीं हो, इसकी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कर लो, बहुत प्रैक्टिस कर लो। खूब सवाल आप खुद ही बना सकते हो। अलग से स्टार लगा के लिख दीजिए, 4 स्टार दे दीजिए, गीगा मतलब 10⁻⁹। टेरा की जरूरत पड़ती नहीं है। 2020 में पेपर में क्वेश्चन आया था, 2020 में उन्होंने गीगा यूज किया था पहली बार, 33 इयर्स में पहली बार गीगा पे क्वेश्चन आया 2020 के नीट में, एंड विच इज सपोजिटली द इजीएस्ट नीट एवर। उसी की बाद मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को हाथ लगाया, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ पेपर को देखने के बाद। उसके पहले मैं एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाता था। मुझे लगता था कि फिर स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई स्कूल टीचर में और कोचिंग टीचर में फर्क क्या। पर बहुत मटेरियल है एनसीईआरटी में, बहुत दमदार किताब है एनसीईआरटी, बहुत अच्छी बुक एनसीईआरटी, दम है उसमें, काफी ज्यादा ढंग से पढ़ी जाए, ढंग से पढ़ाई जाए, बहुत दमदार बुक है। So this is something hugely beneficial। और कोई एक सिस्टमैटिक काम करना आप सीख गए। अब तक भी आप करते तो थे, और शायद कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी रैंडमनेस थी अप्रोच में, और एक थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। अब रैंडमनेस भी नहीं है, सब सिस्टमैटिकली पढ़ा है आपने, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा। और जब तक कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा, आप सिली मिस्टेक करते रहेंगे। सब आते हुए भी कहीं कहीं सिली मिस्टेक हो जाती है। जब भी आपसे सिली मिस्टेक कभी भी हुई है, आप कारण खोजो उसका पीछे जाके, शायद उसका कारण होगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जस्ट 1 सेकंड बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पढ़ा और कुछ तो भी थॉट आ गया कि ये नहीं बनेगा, और सब सही चल रहा था, पर फिर भी एक साइन की गलती कर दी, एंड दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। 6/3 को आप कभी कभी जल्दबाजी में 2 नहीं कहते हैं, 6/3 को आप कभी 18 भी कह देते हैं। या पता नहीं आपको भी विश्वास होगा या नहीं होगा, पर ये गलतियां आपसे पहले भी हुई होंगी और अब और भी ज्यादा होने लगेंगी। गीगा को याद करना है, 10⁻⁹ होता है ये। गीगा जो है ये ऐसा टाइप बना लीजिए, कुछ 6 टाइप, और से कुछ पलट दीजिए, 9 दिख तो रहा है इसमें अगर चाहें तो। बहुत ही इडियोटिक टाइप बातें कर रहा हूं मैं, पर ये याद तो रह जाएंगी। द रीजनिंग मे नॉट साउंड गुड, बट चूंकि बातें हुई हैं इस बारे में, ये याद तो रह जाएंगे। गीगा में तुम 6 टाइप बना रहे हो, ऐसा ऐसा बना रहे हो, ये मिटा दो, ये 6 है, पलट दो, ये 9 है,
गीगा में 9 आता है, टेरा में तो टी ही शुरू ही 12 टी से हो रहा है, टी फॉर 12, टेरा 12 है, गीगा 9 है, मेगा 6 है, फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। आप किसी में भी देखो, जो भी याद ना हो रहा हो मुझे बता दो, मैं आपको भी याद करा देता हूँ। लिस्ट में देख लो, टेरा में तो 12 आ ही रहा है, तेरी 12 बजा देंगे। अभी तो अच्छे कायदे से बात कर रहे थे तेरे गगन में, और भोपाली में उतर आए तो बोले तेरी 12 बजा देंगे। तेरी टी फॉर 12 12 है ना, और प्योर भोपाली है, तो तेरी ये जो जी है वो भी अच्छे से समझते हो तुम। तुम अपने हिसाब से कुछ जरा और ज्यादा डिसेंट, जो तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट करती हो वैसी जिंगल बना सकते हो, वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगी, उसमें कोई बुराई नहीं, हमें नंबर चाहिए। If you find it interesting, go ahead with your vocabulary. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. मेरे ख्याल से ऐसा ही प्रीफिक्स वाला डिस्कशन अपना अब समाप्त हुआ। आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब मैं आगे चलता हूँ। ऐसा ही प्रीफिक्स पूरा समाप्त हुआ। Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब फिर आते हैं और इस डिस्कशन पे, एनसीईआरटी के डिस्कशन पे आ जाते हैं। ठीक है, जो एक और अच्छा डिस्कशन है, थोड़ा लेंथी है, इनिशियली बोरिंग और टफ लग सकता है, बट एग्जाम ओरिएंटेड है, और फाइनली चीजें तो बहुत आसान हो ही जाएंगी। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 2.6, हेडिंग दे सकते हैं आप, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी पढ़ेंगे, प्रिसीजन पढ़ेंगे, और फिर फाइनली एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर मैंने पहले पढ़ा दिया, और वो मेजरमेंट से तो रिलेटेड बातें मैंने की ही थी उसमें, कि हाउ विल यू रिपोर्ट अ मेजरमेंट, उसके डिस्कशन में सिग्निफिकेंट फिगर की बातें आई थी। तो एक्यूरेसी एक लाइन लिख दीजिए कि पहले तो हम एक्यूरेसी को डिफाइन कर रहे हैं, फिर से लिख दीजिए, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ, accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. Sir, please repeat. मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की ही एग्जैक्ट लाइनें बोल रहा हूँ आपसे, एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. Accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. ये क्वेश्चन से क्लियर होगा आपको, कह रहा है कोई मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के मोस्ट करीब है वही मोस्ट एक्यूरेट है, इसको ऐसा लिख दीजिए, द मेजर्ड वैल्यू which is most close to the true value represents the most accurate measurement, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्रू वैल्यू है 7.9 सेंटीमीटर, which reading is most accurate,
बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही काम की बातें थोड़ी क्लियर होती है। और जिन लाइनों पे क्वेश्चन ना बन पाए, मैथमेटिकल क्वेश्चन, वे लाइनें यूजलेस, भले ही एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पर जिन लाइनों पे हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ना बनाए, वैसे ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा नहीं, पर एक्यूरेसी का मीनिंग इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के मीनिंग समझते रहेंगे। तो एक मेजरमेंट जो है वो है 8.257 सेंटीमीटर, दूसरा मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर, तीसरा है 7.85 सेंटीमीटर, चौथा है 6.9 सेंटीमीटर। ये है, इनमें से आपको बताना है कि मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है। Sir, third one. Sir, 8. Third second. one, sir, Set 8. 7.85. Yes. Second. 7.8. दिस इज द क्लोजेस्ट। So इसमें डिफरेंस 0.05 का है और इसमें डिफरेंस 0.1 का है। दिस इज द क्लोजेस्ट। इन दोनों में जो डिफरेंस है, कुछ डेफिनेशन ये थी कि accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value. Here it is more close. This is a measured value and this is the true value, and this is the closest to the true value. इसमें और इसमें डिफरेंस कम है, इसमें और इसमें डिफरेंस कम है। सर सेकंड वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? सेकंड वाले में देखिए ना, तो 0.1 का ही अंतर है। 8.0 माइनस 7.9 ये 0.1 हो गया, बात सही है। और Yes. अब इसको देखता हूँ 7.9 0 और 7.85, तो इसमें 10 में से 5 गया 5, ये 0, ये हो गया। ये और भी क्लोज है ना, ओके सर। ये और भी क्लोज है, तो ये अच्छी बात है। आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल। प्लीज कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस, प्लीज मेंटेन इट थ्रू आउट, और बढ़ा दीजिए हर छोटी बात। आपको जब मर्जी में आए, जब ऑफलाइन होता तो मैं कहता कि मेरे पूरे पढ़ा लेने के बाद, मतलब हर 5 मिनट बाद में मौका देता कि हाँ आप पूछो, और अभी तो जब तुम्हारे मन में जो आए बोलो। अब इंटरेक्शन बनाए रखना ज्यादा टफ है, और बिना इंटरेक्शन के कोई मीनिंग नहीं है। आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, और वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं नाम लेके पूछूं। वाइवा में तो मैं नाम लेके पूछ सकता हूँ, और अभी मैं नाम लेके नहीं पूछ सकता। तो प्लीज कीप ऑन आस्किंग whatever जो मन में आए पूछिए। तो बस यही है, थर्ड इसका आंसर है। आप यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं, एरर। एरर की डेफिनेशन दे दीजिए, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। इसको एरर कहते हैं। ये मेरे ख्याल से ये जो एक्यूरेसी की डेफिनेशन आपने दी थी ना, इस पे आप 1 स्टार दे दीजिए बस, कि हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ये सीखना तो है हमें, पर ये एग्जाम में कभी इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, न तो कभी आया है न कभी आए। हाँ, एरर की जो डेफिनेशन है उस पर 3 स्टार दे दीजिए, वो भी डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 स्टार मतलब अटेंशन देनी है आपको, पर एग्जाम में केवल 4 स्टार और ज्यादातर केवल 5 स्टार वाली चीजें आएंगी। बाकी लाइनें तो बेकार ही हैं, जिन पे 1 स्टार दिया है वो भी वैसे काम की नहीं है, पर आगे की बातों को रिलेट करने के लिए ये डेफिनेशन जरूरी है शायद। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार भी एसेंशियली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि वाइवा में आप छोड़िएगा मत, वाइवा में तो आपको जो पूछना है पूछिएगा। इसेंशियली मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो वो मैं ज्यादा चाहता हूँ। तो एरर की डेफिनेशन है measured minus true value, ऐसा लिख सकते हैं। इट कैन आल्सो बी रिटन एज
the other way around. True value minus measured value. इसे उल्टा भी अगर लिखें तो आप चिंता मत करिएगा, परेशान मत होइएगा कि यार डेफिनेशन तो इनकी कोई एक ही हो सकती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने पहले लिखवाया है वो सही है, पर कुछ टीचर्स भी डिफरेंट पढ़ाते हैं, कुछ बुक्स भी डिफरेंट पढ़ाती हैं। इट्स नॉट एट ऑल एन इम्पॉर्टेंट इशू, और इम्पॉर्टेंट एग्जाम में तो कभी से आना है ही नहीं। इसलिए भी ये ट्रू माइनस मेजर्ड है कि मेजर्ड माइनस ट्रू है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत पाइए। 4 और 5 स्टार की ही हम अभी टेंशन पालेंगे, और बाकी अगर काम की होंगी तो धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगी। बहुत बार अभी पढ़ना है, पहली बार में कोई चीज़ 100% क्लियर हमें नहीं करनी है। परेशान मत हो जाना, चिपक मत जाना किसी चीज़ पर। अभी तो बहुत दिन पड़े ना अपने पास। आप पहली बार में कहीं उलझ जाते हैं, फिर आप गूगल करते हैं, फिर आप दोस्तों को फोन करते हैं, फिर टीचरों से पूछते हैं और फिर इरिटेट हो जाते हैं। उतना परेशान होने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं। सीधे टीचर को व्हाट्सएप डाल के भूल जाइए वापस, और फिर कहीं आगे चले जाइए। आधे पौने घंटे में आप ये ज़्यादा कोई अच्छी प्रोग्रेस कर लेंगे। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट एटलीस्ट इनिशियली। तो ट्रू एरर की सही डेफिनेशन क्या है, इसके लिए परेशान मत हो। ये ट्रू बोलना या ट्रू माइनस मेजर्ड है या मेजर्ड माइनस ट्रू है, इन्हीं में से कोई दो, एक चीज, दो बात में से कोई एक है। क्या है ये मुझे शायद बाद में अपने आप और ज्यादा क्लियर हो जाए। अभी मैंने कम से कम इतना तो सीख लिया ना कि डैश माइनस डैश है, इतना ही काफी। इनिशियली आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, ये भी समझ लीजिए आप। अभी आप में जोश बहुत ज्यादा होता है और उस हिसाब से फिर प्रोग्रेस नहीं निकलती यदि आप कहीं से फाइनल पॉइंट पे अटक जाते हैं। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है, फाइनल पॉइंट्स में बारीकियों में नहीं जाना। ओके, अब इसके बाद एक हेडिंग दे दीजिए, प्रिसीजन, PRECISION। लिख दीजिए, प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन or limit, to what resolution or limit the quantity is measured, to what resolution or limit the quantity is measured. This limit, Can you please repeat? to what resolution or limit the quantity is measured, ये मैं वो लाइनें यूज कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दी हैं, ताकि आपके स्कूल एग्जाम के लिए आपको अलग से कुछ और एफर्ट ना डालना पड़े। मैं डेफिनेशंस जो दूंगा ना, वे नीट के तो काम की है ही नहीं, पर डेफिनेशन मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ कि स्कूल एग्जाम में आपको थोड़ी हेल्प तो मिल जाए क्लासेस, इसलिए मैं वर्डिंग्स एनसीईआरटी के ही यूज कर रहा हूँ। रेजोल्यूशन अगली लाइन में लिख दीजिए, रेजोल्यूशन मींस लीस्ट काउंट। रेजोल्यूशन का मतलब होता है लीस्ट काउंट। हाँ, इस बात पे 4 स्टार दे सकते हैं। रेजोल्यूशन मतलब लीस्ट काउंट। फिर हम लीस्ट काउंट को भी डिफाइन कर देते हैं, हेडिंग दे दीजिए लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम मेजरेबल वैल्यू फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट ऑफ कोर्स मतलब ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूं। लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो मिनिमम मेजरेबल वैल्यू, जैसे लिख देते हैं लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल इज, लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर, ये आप जानते हैं। ऐसे ऐसे ये आप लिख सकते हैं, 4 के 5 ऐसे। ये 5 सेंटीमीटर है और ये मे बी चलो 5.5 सेंटीमीटर है, तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 1 मिलीमीटर का गैप है ना। स्केल आप देखते हैं तो आपको स्केल में दो डिविजन्स के बीच में पता है कि 1 मिलीमीटर का गैप है, जैसे आप आंखों से देख पाते हैं। तो मीटर स्केल की लीस्ट काउंट ये है। ऐसे ही लिख दीजिए लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर अभी हमने पढ़ा तो नहीं है, पर पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर।
बहुत छोटी लेंस को रिजॉल्व कर सकता है, उसकी बोलचाल की भाषा ये हो। रिजोल्यूशन को खैर आप ज्यादा बॉदर ना करें, रिजोल्यूशन एक टेक्निकल टर्म है और उसकी डेफिनेशन 12th में आएगी। रिजॉल्व कर पाना का एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा बहुत तो आपको कुछ समझ में आता है, दो पास की चीजों को अलग अलग देख पाना उसे रिजॉल्व कहते हैं। ऐसा ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट अभी रिजोल्यूशन की कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, ब्रैकेट में लिख दीजिए व्हेन वी आर एबल टू सी टू नियरबाय ऑब्जेक्ट सेपरेटली। When we are able to see two nearby objects separately, then we say that the two objects have been resolved. Then they are being just resolved. When they are being resolved. अभी तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि रेजोल्यूशन से मतलब है कि लीस्ट काउंट, बस इतना ही काफी। रेजोल्यूशन लीस्ट काउंट के बराबर है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मैं एक बार लिखवाना भी फिर से चाहूंगा कि लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रू गेज इज, लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रू गेज इज SCREWGAUGE screw gauge is 0.01 millimeter. मीटर स्केल की 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर की 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज की 0.01 मिलीमीटर। सर मीटर स्केल की कितनी है? सर मीटर स्केल की? मीटर स्केल की है 1 मिलीमीटर। ओके सर। मीटर स्केल तो आप डेली लाइफ में यूज करते ही है ना। एंड सर बर्नर कैलिपर, उसकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ, वर्नियर। नो सर दैट लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट भी बता देता हूँ, वर्नियर कैलिपर, इसकी लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। ओके सर। सर मतलब बेसिकली लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू अप टू व्हिच वी कैन मेजर। हाँ हाँ, मिनिमम वैल्यू जो आप एक स्केल से मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट का वही मतलब होता है, जैसे घड़ी है, घड़ी की लीस्ट काउंट शायद 1 सेकंड होती है, एक सेकंड पे कांटा टिक करता है। यस सर। यस सर। वो है Yes. ऐसी कुछ चीज। So we have learnt about ammeter least count last year. हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है। एमीटर की लीस्ट काउंट आपकी कितनी पड़ी थी आपको? So 0.5. 0.5 यूनिट। Sir. यूनिट? हाँ सर यूनिट। अबे यूनिट क्या? सर एम्पियर। एम्पियर सर। हाँ हाँ सर। हाँ, शाबाश, बढ़िया है। अभी तो हम नहीं लिख रहे हैं उसको, बस बिल्कुल वही है कि मिनिमम डिफ्लेक्शन जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कैलिब्रेशन है वो 1 एम्पियर है, उसके बाद 1.5 एम्पियर का डिवीजन है, फिर 2 एम्पियर का डिवीजन है, तो 1 के बाद सीधे आप 1.5 पढ़ पाएंगे। तो जो दो कंसेक्यूटिव कैलिब्रेशंस जो हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लीस्ट काउंट। यस सर। है ना, इससे लीस्ट काउंट का थोड़ा सा अंदाजा आपको आया, बस उतना काफी। सो तो एग्जाम में वर्नियर कैलिपर से मेजर करने को आता है क्या कुछ? यार तुम लोगों को ये 11th में अगर किस्मत अच्छी या बुरी रही तो स्कूल एग्जाम, स्कूल के प्रैक्टिकल्स में वर्नियर कैलिपर और होता है स्क्रू गेज। सर हमारा हुआ था 9th में। अच्छा 9th में ही हो गया, अच्छी बात है फिर तो। ये स्कूल के लिए तो मुझे नहीं पता क्या है ये, पर नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज नीट के काम की चीजें हैं और काफी टफ भी। सर मतलब नीट में से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना पड़ता है? नहीं, नीट में मेजर नहीं करना पड़ता, पर उसका क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा। So we have to find least count of that particular.
वो अपन बाद में ही बात करेंगे उसके बारे में, क्या करना पड़ता है। लीस्ट काउंट के भी न्यूमेरिकल आते हैं। नीट में आपका कोई भी सिर्फ नीट में एक्सपेरिमेंटेशन कुछ नहीं होता। नीट में प्योर रिटन पेपर होता है बस। तो क्वेश्चन देते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको डायरेक्ट दे देते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है, फिर ये ऑब्जर्वेशन है, फिर ये ऑब्जर्वेशन है, फाइनल रीडिंग बताइए। ऐसा कर लेते हैं। इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जो फिलहाल अभी चल रहा है नीट, वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट स्टैंडर्ड का है। बहुत ही मतलब शायद स्कूल एग्जाम से भी ज्यादा आसान आजकल नीट आ रहा है। पर दिक्कत की बात यह है फिर कि कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है। स्कूल एग्जाम से भी ज्यादा इजी नीट पढ़ रहा है आजकल। स्कोरिंग से 140 आउट ऑफ 180 is now no more a difficult task. बट फिर प्रॉब्लम यह है कि 140 सभी लेके बैठे। पहले तो ये था कि फिजिक्स में 50, 60, 70, 80, 90 कुछ मार्क्स आ गए तो भी काम बढ़िया हो जाता। अब वो नहीं हो सकता, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। अभी फिजिक्स को, और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, पता नहीं आप कितना रियलाइज करें कि नहीं करें, अभी तो आप शायद नहीं मानेंगे, बट एक्चुअली फिजिक्स ही सबसे ज्यादा श्योर शॉर्ट सब्जेक्ट जिसमें सब वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। तो फिजिक्स में स्कोरिंग एक्चुअली सबसे ज्यादा आसान होती है, सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है, तो फिजिक्स का रिवीजन भी जल्दी हो जाता है। केमिस्ट्री वगैरह और बायो वगैरह के चैप्टर बड़े बड़े होते हैं। ये चीजें आप रियलाइज बाद में करेंगे, बट ट्रस्ट मी एक्चुअली फिजिक्स इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ऐसा आपको लगेगा नहीं अभी, क्योंकि फिजिक्स का फोबिया तो सबने सुना ही है हमेशा, पर शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो फिजिक्स को ज्यादा एंजॉय करें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तुलना। बस ये जैसी जो, और उसके लिए आपको अपना बेंट ऑफ माइंड मैथमेटिकल बनाना पड़ेगा, थियरी नहीं। जितना ज्यादा आप मैथमेटिकल हो जाएंगे ना, उतना आपका फिजिक्स में स्कोर बढ़ जाएगा। और बस इतनी सी मैथमेटिक्स है जैसे आज हमने की कि 1 किलोमीटर इज x माइक्रोमीटर, बस इस मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर ये आपसे बनती है तो आप 150 की तरफ देख सकते हैं। फिजिक्स में 180 में से 150 या इवन मोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब पेपर टफ आते थे तब भी अपने स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते ही थे, तो अब तो पेपर बहुत ज्यादा आसान आ रहा है। मैं तो नीट 2019 का एक क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य करोगे कि नीट जैसा पेपर, नीट सपोजिटली बड़ा एग्जाम, और क्वेश्चन मैं वो पूछ रहा हूँ 2019 का जो आपको ऑलरेडी आता है। और पेपर में जब ये क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट्स को विश्वास भी नहीं हुआ कि कोई ये भी पूछ सकता है। आंसर दे दीजिएगा आप चिल्ला के, अगर आपको आंसर पता हो तो। किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? रेड Blue, कलर। रेड कलर। रेड कलर। रेड कलर सर। 2019 का क्वेश्चन नीट का, विश्वास करेंगे? और 2019 और 2020 में तो जमीन आसमान का अंतर है। 2019 के पेपर के बाद हमने एनसीईआरटी से पढ़ाना शुरू नहीं किया। हाँ, लेवल गिरा दिया पर एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाया। पर 2020 के पेपर के बाद तो हमने अपने जितने पुराने नोट्स थे सब जला दिए, जितना स्टडी मैटर था सब जला दिया, जितने टेस्ट पेपर थे सब जला दिए। पुराना मैटर हम अब यूज करते ही नहीं। पुराना मैटर यूज करेंगे मतलब कहीं ना कहीं इनजस्टिस करेंगे आपसे। थोड़ा बहुत नहीं, ह्यूज, बहुत ज्यादा। तो 2020 के बाद हमें समझ में आया कि पेपर पूरा बदल चुका है। 2019 में का एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचिए, और इसेंशियली ऐसे क्वेश्चन पहले भी आते थे, पर 45 में से ऐसा एक क्वेश्चन आता था। अब 45 में से ऐसे 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जैसे मैंने आपको बताया, जिनमें आपको कायदे से पेन भी नहीं चलाना पड़ता। फिजिक्स आज की डेट में तो फिजिक्स इज द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो प्रिसीजन में आपको बता रहा था, तो एक्चुअली क्या होगा जब आप स्क्रू गेज से नापेंगे ना, प्रिसीजन की डेफिनेशन थी अप टू व्हाट रेजोल्यूशन
है ना, और द लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो मतलब ये बात तय है, एक लाइन और लगा दीजिए 4 स्टार लगा के, measurement from a instrument, measurement from a instrument having smaller least count, measurement from an instrument having smaller least count will be reported in more decimal places, will be reported in more decimal digits, will be reported in more decimal digits. And therefore we can also say that, a measurement reported in more significant digits, a measurement reported in more significant digits, bracket में after the decimal, is more precise. बस यहाँ तक की समरी लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ तक की समरी, more close to true value is more accurate, more decimal digits is more precise. आइडियली ये सारी चीजें ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वास्तव में इन पे कोई क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं आने वाला। हाँ, स्कूल एग्जाम में ये जान खा जाएंगे आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, आपको क्लियर भी है तो भी कंफ्यूज कर देंगे, आपको आता भी है तो भी आपको एक समय पे अपने आप पे खुद ही पे डाउट आने लगेगा। पर ये फाइनल एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। नीट के हिसाब से आप साफ साफ लिख सकते हैं, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर नीट, बिल्कुल लिख दीजिए, साफ साफ लिख दीजिए, छोड़िए मत, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। ट्रू वैल्यू is 17.98 plus the true value, और measured value बता, measured value है बस। आप बताना इन दो में से कौन सी मोर प्रिसाइज है और कौन सी मोर एक्यूरेट। Sir, 18.2. 8.2 is more accurate and 16.325 is more precise. क्वेश्चन में पूरा लिखवा लूं पहले, क्वेश्चन पूरा आराम से लिख लीजिए, आंसर देने की ज्यादा जल्दी नहीं। क्वेश्चन लिख लीजिए, which is more accurate and which is more precise। तो हालांकि ये ट्रू वैल्यू से बहुत ही ज्यादा दूर है, पर इसमें ज्यादा डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो ये मोर प्रिसाइज है। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा गया मेजरमेंट है जो जिसकी लीस्ट काउंट काफी कम थी, तो यहाँ तक भी नाप सकती थी। ये मोर प्रिसाइज है, भले ही ये बहुत ही कचरा रीडिंग है, इसको कौन कहेगा कि तुमने मेजरमेंट किया। Sir, because it is represented in more decimal places. More decimal places. हाँ, मोर डेसिमल प्लेसेस, और बस ये मोर क्लोज है, ट्रू वैल्यू के मोर क्लोज है तो मोर एक्यूरेट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको गाइड्स में मिल सकते हैं, स्कूल एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, पर ये नीट में कभी नहीं आएगा।
इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसे पढ़ना नहीं है, पर इसके 20 रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। इसका 1-2 बार पढ़ लिया बस काफी। और फिर वो पूरी डेफिनेशन मत पढ़िए। ट्राई टू हैव वेरी स्मॉल समरी। एक्यूरेसी मतलब मोर क्लोज, और प्रिसीजन मतलब मोर डेसिमल डिजिट्स। समरी होगी ना आपकी? शॉर्ट Yes, नोट्स sir. बनाइए, आप Yes. शॉर्ट नोट्स बनाइए Yes, और sir. जितना छोटा हो Yes. सके लिखिए। जो वर्किंग स्टेटमेंट्स है, जिन्हें कि टूल किट बोला जा सकता है। टूल किट जान रहे हो ना, सुन रहे हो ना टूल किट? ये जो मेरी समरी है ना, ये आपका टूल बॉक्स है, और इसके अंदर जो डेफिनेशन है, छोटे छोटे टूल किट है आपके। प्रिसीजन का मतलब है बस मोर डिजिट्स। पूरी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्कूल एग्जाम के पहले आप पूरी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। स्कूल एग्जाम के लिए तो बेस्ट है, स्कूल टीचर के नोट्स अच्छे से करके जाइए बस। और आइडियली तो, बहुत आइडियली तो स्कूल एग्जाम से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। पर हाँ, आजकल जैसा लेवल आजकल है उस हिसाब से तो ठीक है, स्कूल एग्जाम को भी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि लेवल इसी के आसपास ही मंडरा रहा है। पहले तो हम कहते थे स्कूल एग्जाम्स और कोचिंग दोनों एकदम टोटली डिफरेंट हैं, आप दोनों साथ नहीं चला पाओगे। अभी वो गैप थोड़ा कम हो जाएगा, अभी थोड़ा गैप कम हो जाएगा। तो हाँ, स्कूल एग्जाम्स को भी सीरियसली अब लेना ही चाहिए। मतलब आज की डेट में जैसे पेपर्स आ रहे हैं, उसके लिए उस हिसाब से शायद डमी स्कूल की जरूरत बची नहीं है। पहले तो हम कहते थे डमी ले लो, और अब तो स्कूल एग्जाम से मिलते जुलते ही थोड़े बहुत पेपर आ रहे हैं, काफी क्लोज हैं, तो अब ऐसे डमी की जरूरत नहीं है। पहले तो वी यूज्ड टू हेवीली रिकमेंड डमी, पर अभी एज ऑफ नाउ उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे स्कूल हो जहाँ आपके फ्रेंड्स में आपस में कंपटीशन अच्छा है। नहीं सर, अभी वो डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। किसके हिसाब से पढ़ाते हैं? सर डिलीटेड सिलेबस अकॉर्डिंग बाय सीबीएसई। हाँ, वो सब छोटी सी प्रॉब्लम्स तो हैं ही यार, पता नहीं क्या करते हैं वो। चलो जो भी है ठीक है, चलने दीजिए, डजंट मैटर, नॉट मच सिग्निफिकेंट। यस सर। ओके, तो ऐसे ही वो एक लाइन कह भी रहा है, कहता है, इसकी एक लाइन में पढ़ देता हूँ एनसीईआरटी की। कहता है इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मेजरिंग, अगर ट्रू वैल्यू उसने 3.678 बताई है। कहता है फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ इज नियर 3.678 यूजिंग अ मेजरिंग रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, द मेजर्ड वैल्यू 3.5 है, व्हाइल इन अदर एक्सपेरिमेंट 3.38। तो क्वेश्चन के रूप में हम लिख लेते हैं। आप एक क्वेश्चन है, ट्रू वैल्यू है 3.678 सेंटीमीटर, ऐसा है शायद, ऐसे ही है ना, 3.677। मेजरमेंट वन जो है, मेजरमेंट वन जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट टू जो है वो है 3.38 सेंटीमीटर। ये अब पूछ रहा, बताओ इनमें से कौन मोर प्रिसाइज है और कौन कौन मोर एक्यूरेट? So measurement one is more More accurate. accurate and and is more measurement two precise. is Measurement two is more precise. सही बात, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये मोर क्लोज है तो ये मोर एक्यूरेट है, Accurate है। Present in more decimal places. मोर डेसिमल्स में है तो ये मोर प्रिसाइज है, बस बढ़िया है। तो ऐसा क्वेश्चन हाँ स्कूल एग्जाम में आ सकता है, पर नीट में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये सभी टीचर्स को समझ में आने लगता है। खैर एक बात ये लिख दीजिए कि एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट, एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट। चाहे जो भी हो, कोई मोर एक्यूरेट होगा, कोई मोर अप्रोक्सीमेट होगा, पर एरर तो सब में होगी। एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट। बस हर मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर तो होगी ही आपकी, तभी तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में जाके, और एक नहीं 10-10 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं कि कोई थोड़ा कम नापेंगे, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा नापेंगे, कुछ
हर मेजरमेंट में एरर तो होगी ही होगी। खैर हम इसमें इस समय की थियरी की बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि हम लिख तो लिखते हैं। हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर, इसमें लिख दीजिए टोटली यूजलेस डिस्कशन कर रहे हैं इस समय। अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ना पढ़ा रहा होता तो मैं लाइनें लिखवाता भी नहीं। सिस्टमैटिक एरर। नंबर 2 रैंडम एरर। ये दो एरर है, या तो बड़ी सिस्टमैटिकली बार बार वही एरर करते हैं आप, और या बिल्कुल कुछ तो भी रैंडमनेस हो जाती है। आपने साफ साफ लिख दिया कि नॉट इम्पॉर्टेंट, इनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और एक बार भी नहीं पढ़ना, नॉट इवन वंस फॉर नीट। स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ना इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अभी आप हेडिंग दे दीजिए इसके बाद कि टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर या सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। इनको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस नाम ही लिख देता हूँ। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर लाइक जीरो एरर। यह स्केल अपना एक तरह कोने से टूटा हुआ होता है। स्केल अक्सर एक कोने से टूट जाता है, तो आप हमेशा उतनी एरर तो आपकी रहेगी रहेगी। वो सब बार बार जो सिस्टम एक पैटर्न हो जिनमें, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। नंबर 2 imperfection in experimental technique. Number 2 imperfection in experimental technique. पर आप बार बार वही करोगे ना जो भी कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही आपके कुछ गड़बड़ है। वो सब सिस्टमैटिकली लिख दीजिए बस ऐसे ही, दीज सिस्टमैटिकली अफेक्ट द मेजरमेंट। बार बार सेम गलती सेम टाइप्स की होगी आपकी। ये एग्जैक्टली क्या है हम पढ़ नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे, और आइडियली आपको तो एक बार भी नहीं देखना चाहिए इन्हें पलट के दोबारा। अगर कभी स्कूल टीचर ने बाय चांस इनका जिक्र किया हो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, एक बार भी नहीं पढ़। मतलब अगर आप में दम है तो आप बाकायदा इनको लिखने के बाद ऐसा काट दो, चाहे पेंसिल से काट दो, और दम दिखाइए, बी एग्रेसिव। और सी है इसमें, थर्ड है पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल पैरलेक्स एरर, पर्सनल एरर। अब कुछ लोगों की आदत होती है टीवी देखते समय वो ऐसे ये सवाल लेते हैं थ्योरियां, कुछ तो भी टीवी पर्सनल एरर होती है। अब कुछ लोगों की आदत होगी कि वो ऐसे स्केल से इसकी रीडिंग नाप रहे हैं, तो वो यहाँ से देखने के बजाय यहीं से देखेंगे हमेशा, तो वो पैरलेक्स एरर हो जाएंगी। ये स्केल है, ये कुछ मेजरमेंट्स है, ये आपको नापना है। अगर आप इसको एक एंगल पे देखोगे तो आपको शायद यहाँ पे को कुछ दिखेगा, और एकदम ठीक परपेंडिकुलरली ठीक आप एंगल पे देखोगे तो लाइन ऑफ साइट ये जाएगी ना, तो लाइन ऑफ साइट जहाँ जा रही है वहां पढ़ोगे ना, और यहाँ देखोगे तो आपकी रेटिंग सही आएगी हमेशा। तो अगर आपकी आदत ही है कि आप ऐसे देखते हो तो एक सिस्टमैटिक एरर हो जाएगी, पैरेलक्स एरर। हमेशा हमको यहाँ पर्सनल से देखना चाहिए, परपेंडिकुलर देखना चाहिए। लाइन ऑफ साइट शुड बी परपेंडिकुलर, और अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये लाइन तो यहाँ जाएगी, तो एरर तो आएगी। तो पैरेलक्स एरर क्या होता है वो भी नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं पूछता इसके बारे में भी। नाम तो बड़ा है पैरेलक्स। पैरेलक्स एंगल पे जो चीजें आती हैं वो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, वो जरूर अच्छी थोड़ी बहुत काम की थी पैरेलक्स एंगल। तो पैरेलक्स एरर इज यूजलेस, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप उसके बारे में कोई बात मत करिए। तो बस सिस्टमैटिक एरर कैसे मिनिमाइज हो सकती है हम ये भी नहीं पढ़ा रहे। फिर हेडिंग दे दीजिए रैंडम एरर, लिख लीजिए कॉपी में रैंडम एरर। लिख दीजिए, लिख लेते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज कैन अराइज ड्यू टू रैंडम
fluctuations in experimental conditions. Random fluctuation in experimental conditions. For example, temperature, voltage, etc. इसे रिपीट कर देंगे आप? मैंने random error में बोला है, these arises due to random fluctuations in experimental conditions. For example, temperature, voltage supply, etc. टेम्परेचर अचानक चेंज हो गया एक्सपेरिमेंट करते करते, तो कुछ रीडिंग्स चेंज हो सकती है, या वोल्टेज सप्लाई चेंज हो गई है ना, या जिसकी कॉपी से आप टोप रहे थे उसकी कॉपी उसने थोड़ी पलट के रख ली, तो वो 2 का 5 दिख रहा है आपको। ये सारी रैंडम एरर में आती है और सब यूजलेस है, पढ़ना है ही नहीं। आप सुपर परफेक्शनिस्ट हो अगर तो भी आपको ये नहीं पढ़ना है, ये आज तक कभी किसी एग्जाम में नहीं आया। इन पे न्यूमेरिकल्स रहते हैं? नहीं, इसमें कहाँ से, हमने न्यूमेरिकल तब रहते जब कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा होता। न्यूमेरिकल तो एरर पे रहेगा, क्योंकि एरर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। काम की सिर्फ चीजें वो हैं जिनमें आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, और जिनमें फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, जिसमें थियोरी पढ़ रहे हैं, तो थियोरी पढ़ने के लिए तो बायोलॉजी काफी है ना। थियोरी पूछनी होगी तो बायोलॉजी में पूछेगा। फिजिक्स में तो भैया वो सिर्फ न्यूमेरिकल पूछता है, एसेंशियली सिर्फ न्यूमेरिकल। इसलिए पढ़ते समय सिर्फ वही चीज काम की है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले। और ये ऐसे हम अभी लिख रहे हैं ना, जितनी भी फिजिक्स में जो ऐसे है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन फिजिक्स में नहीं होता। फिजिक्स में इसेंशियली दे विल चेक योर मैथमेटिकल एबिलिटी। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जिस डिस्कशन में जिस क्वेश्चन में कोई डिजिट नहीं है या कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जिस थियोरी में कोई डिजिट नहीं है या कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो थियोरी यूजलेस। आई बात समझ में आपको? आपको Yes, sir. Yes, sir. नहीं केवल फॉर्मूलों को है, जैसे एरर का आपने एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला लिखा है, प्रिसिजन की भी डेफिनेशन लिखी थी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, एक्यूरेसी की भी डेफिनेशन लिखी थी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हालांकि हमने उनमें क्वेश्चन करा दिया। काम की चीज केवल एक है, मैंने एरर की डेफिनेशन पे स्टार लगवाए थे कि नहीं? नहीं लगवाए। मेजर्ड माइनस 2 4 स्टार लगवाए क्या? Yes, sir. हाँ ठीक है। जहां जहां भी स्टार है केवल वही काम की है, और केवल मैथमेटिकल बातें काम की हैं। और आज हम फिर इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. गुड डे। Thank you, sir.